नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि कितनी थी? हमें क्या निकालना है? प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि मोहन जो है कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और उसी के बराबर राशि जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे रहा है और उसे ब्याज के रूप में कुल जो है 760 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? प्रत्येक दी गई राशि निकालना है उधार। अब देखिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक दी गई राशि जो है 100 रुपया है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक दी गई उधार राशि जो है 100 रुपया है। तो देखिए पहले राशि को जो है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो उसे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज की दर से काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 9% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 वर्ष में टोटल जो है ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा? 18% मिल जाएगा प्रिंसिपल का, यानी x का 18% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए उसी के बराबर राशि जो है, उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया रहा है, तो यहाँ जो है ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा? यहाँ जो है x का 20% उसे ब्याज के रूप में मिल जाएगा। यानी उसे टोटल जो है x का कितना ब्याज मिल जाएगा? उसे टोटल जो है x का 38% ब्याज के रूप में मिल जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसे टोटल ब्याज के रूप में कितना मिला? 760 रुपया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x का 38% ये किसके बराबर हो जाएगा? 760 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 38 से अगर हम 760 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 2000 रुपया। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 2000 रुपया। यानी प्रत्येक ऋण दी गई राशि क्या होगी? 2000 रुपया होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में पूरी कर लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? हमें क्या निकालना? शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है, और जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव की स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब धारा की दिशा में नाव जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि जब धारा की दिशा में नाव जा रही है तो इस दूरी को तय करने में, यानी 4 किलोमीटर तय करने में 30 मिनट का समय लग रहा है। यानी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा? 30 मिनट। अब देखिए हमें टाइम जो है मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये 30 से 60 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है? 40 मिनट का समय लग रहा है। यानी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा? टाइम हमें क्या दिया हुआ है? 40 मिनट। तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें जो है 60 से भाग देंगे। देखिए 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 8 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 6 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ के आ रहा है शांत जल में नाव की चाल, और हमने शांत जल में नाव की चाल क्या मान के रखा है? x किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो यहाँ से हमारा y से y कट जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 14 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा।
x क्या निकल के आ जाएगा 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी 7 किलोमीटर पर घंटा होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का दोगुना हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 80 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 80 लीटर हमें मिश्रण दिया हुआ है, जिसमें हमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, जिसमें हमें दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:2। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि हम इसमें कितना दूध और मिला दें ताकि दूध जो है पानी से दुगुना हो जाए। यानी रेशियो अब कितना हो जाए, दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए 2:1 हो जाए। यानी पानी अगर 1 यूनिट हो तो दूध कितना हो 2 यूनिट, यानी दूध जो है पानी से दुगुना हो। हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं दूध, यानी मिश्रण के अंदर पहले जितना पानी होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए हमने मान लिया कि मिश्रण के अंदर पहले अगर 3 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट पानी था। जब हम इसमें दूध मिला रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 2 यूनिट दूध हो जा रहा है, तो पानी कितना हो जा रहा है 1 यूनिट। हम इसमें मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर पहले जितना पानी होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए। देखिए पहले पानी कितना था 2 यूनिट और अब पानी कितना हो गया 1 यूनिट। तो हम सबसे पहले पानी की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 1 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें जो है इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ से रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रण के अंदर पहले अगर 3 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट पानी था। जब हम इसमें कुछ दूध मिला रहे हैं तो अब जो है दूध कितना हो जा रहा है 4 यूनिट और पानी कितना है 2 यूनिट, यानी पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही है। दूध जो है बढ़ रहा है, दूध कितना से बढ़ रहा है, दूध जो है 1 यूनिट से बढ़ रहा है। हमें जो है इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस 1 यूनिट का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले जो है शुरुआत में मिश्रण के अंदर अगर 3 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट क्या था पानी था, यानी टोटल मिश्रण कितना था, टोटल मिश्रण 5 यूनिट था। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया कि टोटल मिश्रण कितना था 80 लीटर, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 80 लीटर दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 लीटर हो जाएगा। यानी हम मिश्रण के अंदर अगर 16 लीटर और दूध मिला देंगे तो दूध का जो मात्रा है पानी से दुगुना हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 54 है, उन संख्याओं का योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, तो बड़ी एवं छोटी संख्याओं में अनुपात है। हमें क्या निकालना है, बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात निकालना है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 2 संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि 2 संख्या a और b है, हमने मान लिया कि 2 संख्या a और b है, तो हमें क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, यानी a गुने b हमें क्या दिया हुआ है 54 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उनका योगफल उनके अंतरफल की अपेक्षा 12 अधिक है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से a प्लस b माइनस हम लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a प्लस b माइनस a प्लस b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा b क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा b निकल के आ जाएगा 6, b क्या निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए b का वैल्यू हमें पता चल गया, b का हमें वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a गुने b क्या है, a गुने b है 54 और b का हमें वैल्यू क्या पता चल गया 6 पता चल गया। तो हम यहाँ b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, a गुने 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 9। अब देखिए a हमारा क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया और b क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बड़ी और छोटी संख्या का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या क्या है b है, यानी a/b पूछ रहा है हमसे, जो है a/b पूछ रहा है। तो देखिए a कितना है 9 है और b कितना है 6 है। हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से जाएगा, ये 3 से चला जाएगा 3 बार में और ये 3 से चला जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी।
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है, समय अंतराल दिया हुआ है 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड। तो हम सबसे पहले इन चारों समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इन चारों समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 14 है, तो हम 14 का फैक्टर करेंगे। तो 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 है, हमें जो है 2 2 लेना पड़ेगा, यानी 2 गुने 2 हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 6 का फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, 2 है, हमें 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 168, यानी 168 सेकेंड बाद 168 सेकंड हमारा एलसीएम निकल के आया। यानी 168 सेकंड बाद सभी घंटी जो है फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए 168 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, हमें 168 सेकंड को लिख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड हम लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड लिख सकते हैं। तो देखिए सभी घंटी 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है। तो उसके बाद अगली बार एक साथ कब बजेंगी, 12:02 पर सभी घंटी एक साथ बजेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12:02 चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, मध्य स्थान पर स्थित संख्या निकालना है। तो हमें सबसे पहले पांचों क्रमागत सम संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो हम सबसे पहले पांचों क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि सबसे छोटी सम संख्या 1 से, हमने मान लिया कि सबसे छोटी सम संख्या 1 से, तो उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, x + 2 होगी। उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, x + 4 होगी। उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, x + 6 होगी। और उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, उसके बाद वाली संख्या होगी x + 8 होगी। अब देखिए हमने जो है पांचों जो है क्रमागत सम संख्या मान लिया, तो हम यहाँ से पांचों क्रमागत सम संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पांचों क्रमागत सम संख्या का औसत दिया हुआ है। अब देखिए हमें औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से भी योग निकाल सकते हैं। यहाँ संख्या में कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और औसत कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। तो अगर हम इस 10 में 5 से गुना करेंगे तो पांचों क्रमागत सम संख्या का हमारा योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे, हम यहाँ से योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा योग हो जाएगा 5x प्लस, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20, यानी 5x + 20 हो जाएगा। और हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जाएगा, 10 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 20 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 5x = हम 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 6। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से पांचों जो है क्रमागत सम संख्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पांचों क्रमागत सम संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या होगी, 6 होगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 8 होगी। तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, तीसरी संख्या होगी 10। चौथी संख्या क्या होगी, 12। और पांचवी संख्या क्या होगी, 14 होगी। अब देखिए ये जो संख्या है आरोही क्रम में है, और हमसे पूछ क्या रहा है, मध्य में स्थित संख्या। तो देखिए ये जो संख्या आरोही क्रम है तो मध्य में कौन संख्या स्थित है, 10 है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 9 दिन, दूसरा समय क्या दिया है 12 दिन, और तीसरा समय क्या दिया है 18 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 9, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 36 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 36 यूनिट। अब देखिए इस 36 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके कर रहे हैं, इस 36 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 9 दिन का।
और इस 36 यूनिट काम को जब बी और सी मिलके करें, बी और सी मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 12 दिन का। और इस 36 यूनिट काम को, इस 36 यूनिट काम को जब ए और सी मिलके करें, ए और सी मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 18 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से सभी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी जो है 9 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी 12 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 यूनिट। ए प्लस सी 18 दिन में अगर 36 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के गया 4 यूनिट, बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के गया 3 यूनिट, ए प्लस सी का इफिशियंसी क्या निकल के गया 2 यूनिट। और हमसे पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलके अगर उस काम को करेंगे तो काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो हमें सबसे पहले तीनों का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी का इफिशियंसी ऐड कर दें, हम ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2A 2B और 2C हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम इफिशियंसी ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, यानी ये हमारा हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ से ए बी और सी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए बी और सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 9/2 यूनिट हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36 यूनिट। 36 यूनिट काम 9/2 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। 9 से 36 कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 दिन। यानी तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राम तथा मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। हमें क्या निकालना, राम की उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में राम और मोहन के उम्र का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया है 4:5 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में राम और अनिल के उम्र का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है 5:6 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि राम का उम्र अगर 4 यूनिट है तो मोहन का उम्र कितना है 5 यूनिट, और यहाँ जो है राम का उम्र जो है 5 यूनिट है तो अनिल का उम्र कितना है 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ राम का उम्र कितना है 5 यूनिट और यहाँ राम का उम्र कितना है 4 यूनिट। तो हम सबसे पहले राम का उम्र बराबर करेंगे। तो देखिए इस 4 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 में हम 5 से गुना कर सकते हैं और इस 5 में 4 से हम गुना कर सकते हैं, तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:25 हो जाएगा, और हम यहाँ अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:24 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से राम, मोहन और अनिल के उम्र का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से राम, मोहन और अनिल के उम्र का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए राम का उम्र 20 यूनिट है, राम का उम्र 20 यूनिट है, तो मोहन का उम्र कितना है, मोहन का उम्र कितना है 25 यूनिट, और राम का उम्र अगर 20 यूनिट है तो अनिल का उम्र कितना है 24 यूनिट। यानी रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 20:25:24 निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि राम का उम्र 20 यूनिट है, मोहन का उम्र 25 यूनिट है और अनिल का उम्र 24 यूनिट है। तो हम यहाँ से उम्र का योग निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा उम्र का योग क्या हो जाएगा, उम्र का योग हो जाएगा 69 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में उम्र का योग क्या दिया हुआ है 69 वर्ष दिया हुआ है। यानी 69 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 69 वर्ष दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है राम की उम्र। देखिए राम की उम्र क्या है 20 यूनिट, यानी हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, यानी राम का उम्र क्या होगा 20 वर्ष होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 शहरों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। 2 मोटर गाड़ी दोनों शहरों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा एवं 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली। जब दोनों गाड़ी मिली तब 30 किलोमीटर पर घंटा चाल वाली कितनी दूरी तय कर चुकी थी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 शहरों का बीच का दूरी दिया हुआ है। हमें दूरी क्या दिया हुआ है 800 किलोमीटर दिया हुआ है। हमें दूरी क्या दिया 800 किलोमीटर, और दोनों शहर से एक दूसरे की तरफ 2 गाड़ियाँ चल रही है।
एक गाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, एक गाड़ी का हमें स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा, ये गाड़ी इस साइड चल रही है, और दूसरे गाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे गाड़ी का हमें स्पीड क्या दिया 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों गाड़ी जो है एक दूसरे की तरफ चल रही है, और दोनों गाड़ी आके कहीं जो है इस बिंदु पे मिल रही है, कहीं जो है इस बिंदु पे मिल रही है। तो हमसे पूछ रहा है मिलने वाले बिंदु तक 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलने वाली गाड़ी कितना दूरी जो है चल रही है। तो देखिए हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं, जिस समय ये गाड़ी चलना स्टार्ट करिए उसी समय ये भी गाड़ी चलना स्टार्ट करिए, यानी जितना समय में ये गाड़ी यहाँ पहुँची होगी उतना ही समय में ये भी गाड़ी यहाँ पहुँची होगी, यानी मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा, टाइम क्या होगा, सेम होगा, मिलने का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर हमारा टाइम सेम हो, अगर हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए दोनों का हमारा स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, और जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो हमारा अगर हमारा मीटिंग टाइम सेम है, मीटिंग टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए एक का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा का हमें स्पीड क्या दिया है 50 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3/5। अब देखिए स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया 3/5, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा 3/5, यानी मिलने वाले बिंदु तक पहली गाड़ी यानी 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलने वाली गाड़ी अगर 3 यूनिट दूरी चली होगी तो 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाली गाड़ी कितना चली होगी, 5 यूनिट दूरी, यानी यहाँ से टोटल दूरी कितना हो गया 8 यूनिट, यहाँ से टोटल दूरी कितना हो गया 8 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी कितना दिया है 800 किलोमीटर, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 8 किलोमीटर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाली गाड़ी कितना दूरी चलेगी। तो देखिए 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाली गाड़ी कितना चल रही है 3 यूनिट, यानी हमसे जो है 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 8 यूनिट का वैल्यू क्या है 800 किलोमीटर, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 300 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्रकृत संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 3 क्रमागत प्रकृत संख्या दिया हुआ है। तो देखिए लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, लगातार 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हम सबसे पहले 3 जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि सबसे छोटी संख्या x है, तो उसके बाद वाली संख्या क्या होगी x + 1 होगी, उसके बाद वाली संख्या क्या होगी x + 2 होगी। अब देखिए ये संख्या हमें नहीं पता है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या जो है 5 से विभाजित है। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में 5 से गुना कर लेते हैं। देखिए हम इस संख्या में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x, ये हमारा हो जाएगा 5x, और हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा, और हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x + 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी ये 5 से विभाजित होगी। तो देखिए हम यहाँ से अगर हमें तीनों संख्या पता चल गया तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी योग दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे, हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15x + ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225, ये हमारा क्या हो जाएगा 225। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं 15 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 15 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 × x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए यह 15 से कितने बार में जाएगा, यह 15 से 15 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x + 1 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए इस एक को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 14। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 5x + 10 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 5x + 10 है। देखिए हम x के जगह अगर हम 14 रखेंगे तो देखिए 14 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 + 10 ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 80 निकल के आएगा, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 80 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।